what is good as a business? To carry more inventory or to carry less inventory? Less inventory. So what is good as a business? To carry high receivables or to carry low receivables? तो अगर आपका करंट रेशियो कम हो गया, इसका मतलब आपकी इन्वेंट्री बढ़ गई कि कम हो गई? इन्वेंट्री कम हो गई, गुड साइन और बैड साइन? आई विद मी? आपके रिसीवेबल्स कम हो गए, गुड साइन और बैड साइन? और अगर आपके रिसीवेबल कम हो गए और आप बोलते हैं कि गुड साइन, और आपके रिसीवेबल कम हो गए, तो आपका करंट रेशियो कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा, तो गुड साइन और बैड साइन? It is a good sign. Please remember, the current ratio, please pay attention, current ratio can go down only under two circumstances. Circumstance number one, when the business is incurring losses. तो अगर एक कंपनी लॉस कर रही है, उस कंपनी का करंट रेशियो बाय डिफॉल्ट लो होगा, होना ही है। क्यों होना है? क्योंकि देने के लिए पैसा नहीं है, तो देने के लिए पैसा नहीं है तो करंट लायबिलिटीज बढ़ रही है, करंट एसेट्स भी कम हो रही है और करंट लायबिलिटीज भी बढ़ रही है। तो ऑब्वियसली ये कंपनी का करंट रेशियो कम होगा, नेगेटिव होगा, लो होगा। दो चॉइस। Second situation, when the current ratio can be low, when the company is having efficient management of working capital. क्यों कंपनियां जस्ट इन टाइम लगाती हैं? कंपनियां जस्ट इन टाइम इसलिए लगाती हैं ताकि उनकी फैक्ट्री, उनके सप्लायर का गोडाउन ना बन जाए। यस और नो? और क्या जरूरत है मुझे कि सप्लायर को बोलूं कि मुझे 2 महीने का मटेरियल लाके एडवांस में रखो, और वो 2 महीने का मटेरियल मेरी फैक्ट्री में पड़ा है, उसकी मैं चौकीदारी कर रहा हूं, स्पेस कंज्यूम कर रहा हूं और उसके ऊपर बैंक को इंटरेस्ट कर रहा हूं। तो अगर मैं बोलूं कि मुझे तुम्हारा मटेरियल नहीं चाहिए, मुझे जितना चाहिए उतना ही लाके दो, तो ये साल में मेरी इन्वेंट्री कम हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी? अगर मेरी इन्वेंट्री कम हो जाएगी तो मेरा करंट रेशियो कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा? अगर मेरा करंट रेशियो कम हो गया तो गुड साइन और बैड साइन? गुड साइन। Now please remember, reduction assuming, please pay attention, assuming that you are making profit, assuming that if you are making profit, you are functioning responsibly and you are paying all your suppliers on time, you are fulfilling all your statutory obligation on time, because you are making money, you are making profit, you have no reason to delay the payments. In such a case, if your current ratio is decreasing, that means as a company you are efficiently managing your operations, and that is a good sign. Are you all with me? अब मैं आपको चीज बताता हूँ कि 50-60 साल से हिंदुस्तान में, भी ज्यादा पूरी दुनिया में फाइनेंस मैनेजमेंट की बुक्स हैं, और ये फाइनेंस मैनेजमेंट की बुक्स आपने बहुत सारी पढ़ी होंगी जब आपने सीए किया होगा या जो भी कॉस्ट अकाउंटेंसी का कोर्स किया होगा या कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स किया होगा या एमबीए किया होगा, तो आपने पढ़ा होगा कि ये सारी किताबें बोलती हैं कि करंट रेशियो कितना होना चाहिए? 2:1। और मैं आपको बोलूं कि आज अगर आप किसी सीएफओ को मिलने के लिए जाते हो नौकरी के लिए, और वो सीएफओ आपको पूछता है कि करंट रेशियो कितना होना चाहिए, और आप बोलोगे 2:1, वो बोलेगा सर बाहर निकल जाओ, दोबारा मत दिखाना, क्योंकि आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या मालूम ही नहीं है। इट इज स्टूपिड टू कीप योर करंट रेशियो 2:1. That means what you are doing, you are locking up your capital in your inventory, you are locking up your receivables, your capital in receivables. Why? Because some idiot wrote some book 50 years ago as to current ratio should be 2:1. Forget it. तो कई बार जब मैं एमबीए के बच्चों को पढ़ाता था तो चर्चा होती थी इसके ऊपर, तो बच्चे बोलते थे सर करंट रेशियो कितना होना चाहिए? तो मैं उनको बोलता देखो बेटा, करंट रेशियो का तुमको क्या आंसर देना है ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है। तो बोले क्या मतलब सर? बोले इसका मतलब ये है कि अगर पूना यूनिवर्सिटी का या दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी का फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर लिख रहे हो,
और उसमें अगर सवाल पूछा कि करंट रेशो कितना होना चाहिए, आंख बंद करके 2:1 लिखो, क्योंकि तुमने थोड़ी सी होशियारी दिखाई तो वो जो आदमी तुम्हारी एग्जाम कॉपी चेक कर रहा है उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, वो तुमको 0 देगा। सो देयर यू राइट 2:1। एक बैंकर के बैंक के पास में जा रहे हो प्रपोजल लेके, फंडिंग ऑफ योर वर्किंग कैपिटल, वो पूछता है कि कितना होना चाहिए करंट रेशो, आंख बंद करके बोलो 1.33। क्यों 1.33? क्योंकि कोई किसी जमाने में कोई चोरे कमेटी, कोई टंडन कमेटी, पता नहीं कौन कौन सी कमेटी हुआ करती थी, रिजर्व कमेटियां थी, और उन लोगों ने 50-60 साल पहले लिखा कि करंट रेशो 1.33 होना चाहिए। तो बैंक वाले को बोलो सर करंट रेशो शुड बी 1.33, एंड आई वुड टेल देम दैट इफ यू आर गोइंग फॉर अ जॉब इंटरव्यू एंड यू आर टॉकिंग टू द सीएफओ ऑफ अ कंपनी, और वो अगर आपको पूछता है कि करंट रेशो कितना होना चाहिए, छाती ठोक के बोलो सर मुझे नहीं मालूम आपकी कंपनी का करंट रेशो कितना है, पर अगर आपने मुझे जॉब दिया तो मैं पक्का करूंगा कि आपका करंट रेशो 1 के नीचे आए। और अगर आपने उसको ये जवाब दिया तो सीएफओ आपको खाली ये बोलेगा कितना पगार चाहिए ये बोल, और कब ज्वाइन करेगा। क्यों? इस बच्चे को मालूम है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। आर यू ऑल विद मी? So that is what your current ratio should be. Please remember, under two situations the current ratio will be low. Number one, the company is making loss. You have no choice. Number two, company is managing their operations efficiently. किसी भी अच्छी कंपनी का आप करंट रेशियो उठा के देखो, गुड कंपनी का आप देखोगे इट इज लेस देन 1. Why? Because why should I lock up my money into inventory just to make the banker feel happy? So this is how your current ratio will be. So the next one is efficiency ratio. अभी वो सबको मालूम है efficiency ratio. क्या है efficiency ratio? How are you using your assets? Right? So sales divided by your total assets. Sales divided by your current assets. Sales divided by your fixed assets. Right? So if you do that ratio, it will tell you efficiency. ROI जो हमने चर्चा करी, ROI is also efficiency ratio. Now, अब एक छोटा सा सवाल मैं आपको देता हूँ, then we will take lunch break for lunch, and वो सवाल मेरा ये है कि वो जो नंबर मैंने आपको दिए थे, equity 700, debt 2000, EBITDA 500, EBIT 300, EBT 200. And EAT 1. I'm sure all of you remember that, right? Now please calculate the ROI and tell me. ROI? All these with these numbers, calculate the return on investment. अब कितना होना चाहिए? Should not take you more than 30 seconds. ROI. What should be the ROI? 9.26. Correct. 9.25. 9.25. Okay, good. अब देखो, I have started 2 companies. I have started 2 companies, and मैंने सर को और ये महेंद्र सर को दोनों को ये प्लांट का हेड बना दिया। दोनों कंपनियां आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल मीनिंग एब्सोल्युटली आइडेंटिकल, डिट्टो। यानी कि एक कंपनी से अगर आप किसने आपकी आंखों पर पट्टी बांध के दूसरी कंपनी में छोड़ दिया आपको, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि वही जगह पे होनी चाहिए और किसी जगह पर। इतनी आइडेंटिकल। दोनों में जो इन्वेस्टमेंट है इट इज 2700। आइडेंटिकल है दोनों कंपनी, ठीक है। लेकिन इस कंपनी की जो मैंने फंडिंग करी है उसमें मैंने इक्विटी डाली है 700, और इस कंपनी में मैंने बोरिंग किया है 2000। लेकिन मेरा दूसरा जो प्लांट है उसमें मैंने डेट लिया है 0 एंड इक्विटी ली है 2700। ठीक है। प्लीज कैलकुलेट ROI for both these plants.
ये दोनों प्लांट है, दोनों प्लांट का ROI प्लीज कैलकुलेट। हाँ सेम फिगर, वो जो मैंने आपको पहले दिया वो करेक्ट, वो जो EBITDA 500, EBIT 300 सेम, ये दोनों का प्लीज कैलकुलेट आपको है। मैंने सारे नंबर आपको दिए हैं, मैंने आपको EBITDA दिया है, आपको EBITDA दिया है। Can it change? Can't change. So जो नंबर है वो सेम है। Please calculate the ROI for both these plans. And everything is same, by the way, because EBITDA दोनों का सेम है, EBIT दोनों का सेम है, EAT दोनों का सेम है, EBT दोनों का सेम है, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट दोनों का सेम है, खाली फंडिंग डिफरेंट है, बाकी सारा सेम है। Please calculate ROI for both these companies. Everything is same. And please tell me, जब जो भी कैलकुलेट कर ले आप मुझे बताओ। How much? Company A is of 9.26. Okay, company A is 9.26. And B would be 5.56. Okay. So first one is 21.43. First one is 21.43. Second one. Second one 5.56. Second one 5.56. Okay. How much? उल्टा हो गया। नहीं मैं रिवर्स करूं। And I want answer from all of you. हाँ बोलो कितना? First is 9.25. So somebody has given it already. Is there? Second is? So 21.4. Sure. पक्का 100%. Very good. चलो. So दोनों जगह 5.56. 5.56. हाँ बिल्कुल. ऊपर वाला 5.56. ये नहीं बोला राइट वाला. ये. हाँ 21.5.56. Okay 5.56. Subject to the tax amount, अगर आप सब कुछ मैंने आपको सारा फिगर आपको दे दिया तो दोनों भी सेम रहेगा 9.8 नहीं 5.56. क्यों ये सेम क्यों रहेगा? Another 5.56. इंटरेस्ट है नहीं 9.26. अब जरा समझ के लीजिए। सर पहला 9.2 पे वो 5.5. अच्छा ओके 9.25 और सेकंड वाला 8.3. तो आप क्या कह रहे हो जरा समझ के लीजिए। आप क्या कह रहे हो? आप ये कह रहे हो कि ये सर को जो मैंने प्लान दिया और ये सर को जो मैंने प्लान दिया वो सब मामलों में ये सेम है, और अगर आप बोलते हो ROI एक का ज्यादा है एक का कम है तो आप बोल रहे हो कि एक में से एक ही परफॉर्मेंस अच्छी है, एक ही परफॉर्मेंस बेकार है। Are you applying the common yardstick? The answer is no. And please pay attention. What does the ROI tell you? ROI आपको बताता है कि ये जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है इस इन्वेस्टमेंट से आपको कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट अर्न हो रहा है।
अब इनमें से एक को जो मैंने प्लांट दिया, एक को पूरा इक्विटी फंडेड दिया और एक को मैंने डेट फंडेड दिया, तो इनकी गलती है क्या उसमें? कैन आई होल्ड हिम रिस्पॉन्सिबल कि तुम्हारा आरओआई कम है? प्लीज पे अटेंशन, आई विद मी। सो ये जो प्लांट है, सर आपका नाम क्या है? संजय। तो ये जो प्लांट है ये मैंने संजय जी को दिया और ये महेंद्र जी को दिया। अब आप बोलते हो कि इसका 9.26 है और इसका 5.5 है, 5.56 है, सब कुछ सेम है, एवरीथिंग इज सेम। और चूंकि एबिटा, ईबीटी, ईएटी भी सेम है, इसका मतलब इन लोगों ने जितनी मेहनत वगैरह से काम किया वो भी सेम ही रही होगी ना, इनका कमिटमेंट, डेडिकेशन, सब कुछ सेम है। अगर सब कुछ सेम है तो आप कैसे बोल सकते हो कि एक की परफॉर्मेंस अच्छी है, एक की परफॉर्मेंस बेकार है? क्योंकि यू आर यूजिंग अ रॉन्ग पैरामीटर। On what basis do I need to evaluate? I need to evaluate based on the ROI, based on the EBIT, or maybe based on the EBITDA. Interest, अगर आप EBT यूज करते हो तो इंटरेस्ट इनके हाथ में है क्या? इनके हाथ में नहीं है। तो अगर इंटरेस्ट इनके हाथ में नहीं है, हाउ कैन यू टेक EBT in the numerator? टैक्स इनके हाथ में है क्या? अगर टैक्स इनके हाथ में नहीं है, how can you take the EAT? What is there in the hands of both of them? Is the operations of the plant. Are you there? And if what they have in their hand is the operations, then what should you take in the numerator is the EBIT, operating profit. Operating profit के ऊपर इन दोनों का कंट्रोल है। अगर operating performance में डिफरेंस है, then you can tell them you are doing good, you are not doing good, or vice versa. So please remember what ROI tells you. ROI tells you earning power of the assets. वो जो इन्वेस्टमेंट आपको दिया गया है, उस इन्वेस्टमेंट से आप कितना ऑपरेटिंग पावर निकाल रहे हैं। So ROI is to evaluate the divisional performance. मेरे 4 डिवीजन हैं, 4 डिवीजन्स की मुझे परफॉर्मेंस इवेल्युएट करनी है। I will use the ROI for all the 4 divisions. Can I use ROCE for evaluating the performance of the 4 divisions? No. Why? Because split नहीं कर सकते। Are you there with me? Right? So everybody, कितना होना चाहिए ROI in both the cases? And how much will that be? 11.11. Right? So EBIT divided by ROI divided by investment. Right? I have not given you the figure of investment, but I have given you the figure of debt and equity, and you know it very well that the figure of investment and figure of capital employed is always the same. Right? So please remember why I am telling you this, because it is possible. The case studies that you will get in your examination, it is possible that they will not give you the figure of investment. They will give you only the figure of debt and equity, and then they will expect you to figure out ROI. It's possible. You know, this is how the case studies are structured. और case studies मैं आपको बताऊं, very interesting, बहुत मोटे-मोटे case studies होते हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 80% standard information है जिसका कोई relevance नहीं है। पर क्या होता है कि आप किसी case study को देखते हैं और वो 2-3 पेज में जाता है तो आप थोड़ा सा वहाँ पे टाइम दे देते हैं। So quick क्लिक करके नीचे बॉटम में आ जाओ, जहाँ फिगर्स वगैरह दिए हुए हैं वहाँ फोकस करो, and then you will figure it out. अब जैसे they will give you the profit after tax, they will give you the figure of net worth, right? And then they will expect you to find out the growth rate. क्योंकि अगर आपको फ्यूचर कैश फ्लोज कैलकुलेट करने हैं तो ग्रोथ रेट तो आपको लगेगा ना, तो ग्रोथ रेट कैसे कैलकुलेट करोगे? तो ग्रोथ रेट में they will give you profit after tax for 4 years, they will give you net worth of 4 years. So what do? You calculate the return on equity. तो 4 साल का आपने रिटर्न ऑन इक्विटी कैलकुलेट किया, are you all with me? And then what do? Then you calculate the CAGR, पहले साल और 4th year का क्या CAGR कैलकुलेट करो, that becomes your growth rate. उस ग्रोथ रेट को लेके आप कैश फ्लो को प्रोजेक्ट करो. This is how they are going to give you in the exam. Right? Okay.
Okay, so quickly, all of you, profitability, liquidity, solvency, leverage. I'm sure you all know leverage is debt upon equity, debt upon equity. ठीक है? So leverage के बारे में खाली एक बात बताऊंगा, not from the examination point of view, but in general. Please remember, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि debt equity ratio indicates the borrowing power. आप मुझसे पूछें, ठीक है, पर उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है borrowing power आपका मालूम पड़ता है आपकी EBITDA से. Either में. तो जितना आपका EBITDA strong होगा, उतनी आपकी borrowing capacity ज़्यादा होगी. EBITDA shrink है, EBITDA weak है, don't borrow. Rather than dispose of the assets which are lying idle, not giving you any return, उनको sell off करो. Sell off करके जो पैसा आएगा, उससे debt को कम करो. Debt को कम करोगे तो क्या होगा? आपका interest burden कम होगा. और जो आपकी EBITDA shrink हो रही है, उसके ऊपर pressure कम होगा. Isn't it either? So leverage है. अच्छा, अब let's look at this. So EVA, you know what is EVA? All of you, economic value added. EVA is economic value added. तो अगर एक कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बैड है, लिक्विडिटी पुअर है, सॉल्वेंसी भी पुअर है, डेट नहीं है, एफिशिएंसी पुअर है, तो उसका EVA पुअर ही होगा, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड. एंड ओके, सो आई एम जस्ट गोइंग टू गो स्ट्रेट टू दिस वन. सो प्रॉफिटेबिलिटी खराब है, लिक्विडिटी भी खराब है, सॉल्वेंसी भी खराब है, डेट नहीं है, एफिशिएंसी भी खराब है, तो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू एडेड पुअर होगी और उसका वैल्यूएशन नेगेटिव. Isn't it very clear? So this is how you will come. Profitability is okay, liquidity if poor, solvency is also okay, there is no debt, efficiency is normal, EVA will be normal, and then your valuation will be positive. Profitability is good, liquidity is good, solvency is good, and it is also leveraged. Efficiency is good, EVA is obviously going to be good, and valuation is going to be attractive. Profitability अच्छा नहीं है, liquidity poor है, obviously समझ सकते हैं ना? अगर profitability अच्छी नहीं है, liquidity is bound to be poor, पैसे नहीं है देने के लिए. Solvency is also going to be poor, ऊपर से debt equity is 2:1. And efficiency is poor, EVA will be negative, and valuation will be negative. Profitability is good, liquidity is also good, solvency is good, ऊपर से leverage is 2:1, which is good, efficiency is normal, EVA उसका good होगा, and valuation is going to be attractive. Profitability is very good, liquidity is good, solvency is good, company is also leveraged, efficiency is good, EVA is going to be very good, right? And then highly attractive. And then of course, so अगर profitability बढ़िया है, liquidity भी अच्छी है, solvency भी अच्छी है, leverage नहीं है, तो leverage नहीं है, इसका मतलब return to the shareholder will be reduced. आपको वो example याद होगा जो मैंने आपको बताया कि अगर आप 100 करोड़ से के खर्चे से बिजनेस चालू करते हो, आपका इंटरेस्ट जा रहा है कितना? 7%, और आप रिटर्न कितना कमा रहे हो? 15%. वेरी गुड. तो आपका जो इंक्रीमेंटल 8% का जो रिटर्न है, इट इज गोइंग टू गो टू हूम? शेयरहोल्डर्स, राइट? सो दैट मींस रिटर्न टू द शेयरहोल्डर्स बिकम गुड व्हेन यू बोरो. सो ये कंपनी ने डेट नहीं लिया हुआ है, एफिशिएंसी बराबर है, इट इज गोइंग टू बी लेस attractive. Actually, this is how friends you will do it. Now, before we move forward, I think it's 1:45. I'm sure all of you must be hungry. And भूखे पेट भजन न होए गोपाला, सबने सुना ही होगा, मुझे भी वो चीज़ मालूम है. So हम लोग लंच ब्रेक लेते हैं. कितने टाइम का लंच ब्रेक? 25 मिनट. सबका हो जाएगा 25 मिनट?